नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन। शुरुआत केदार धाम से। केदारनाथ धाम के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। पूजा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। द्वार खुलते समय 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु वहां मौजूद थे। आज सुबह 6:26 पर जय केदार के जयकारों के बीच भगवान केदारनाथ के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए, जिसके बाद रावल, जो मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने बाबा की डोली लेकर मंदिर में प्रवेश किया। बाबा की पंचमुखी मूर्ति केदार मंदिर में विराजमान हुई। गौरीकुंड से हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह केदारनाथ धाम की तरफ बढ़ रहे थे, मगर भक्तों ने यहां से करीब 21 किलोमीटर दूर पैदल, घोड़े या पिट्ठू से उसकी पूरी की और खुलते ही जो कपाट खुला, उसे खुलते ही बाबा केदार के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। मान्यता है कि बाबा केदारनाथ जगत कल्याण के लिए 6 महीने समाधि में रहते हैं। कपाट खुलने के साथ ही बाबा केदार समाधि से जागते हैं। इसके बाद भक्तों को दर्शन देते हैं। केदारनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में तीसरे नंबर पर है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाभारत काल से ही यहाँ शिवजी ने पांडवों के बैल के रूप में दर्शन दिए थे, ये ऐसी मान्यता है। यह मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था और इसलिए ये काफ़ी हिंदू धर्म में इसे काफ़ी अहमियत दी गई। और कहा जाता है कि केदारनाथ जगत कल्याण के लिए 6 महीने समाधि में रहते हैं और जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं, अंतिम दिन चढ़ावे के बाद 1.25 क्विंटल भभूत चढ़ाई जाती है। कपाट खुलने के साथ ही केदार बाबा समाधि से जागते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। यहाँ बाबा केदारनाथ का मंदिर भारतीयों के लिए केवल श्रद्धा और आस्था की बात नहीं है। यहाँ पे दक्षिण भारत की धार्मिक संस्कृति का भी संगम स्थल माना जाता है और उत्तर भारत में पूजा पद्धति अलग होती है। दक्षिण भारत में वीर शैव लिंगायत विधि से पूजा होती है। मंदिर की गद्दी पर रावल विराजते हैं, जिन्हें प्रमुख भी कहा जाता है, और मंदिर में रावल के शिष्य पूजा करते हैं। रावल जो पुजारी होते हैं वो कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं। और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद में नया विवाद शुरू हो गया है। यहाँ के मां श्रृंगार गौरी मंदिर के दूसरे विग्रहों से दर्शन पूजन को लेकर अदालत में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर अदालत ने एक कमीशन बनाकर वीडियोग्राफी करवाकर हालत की जानकारी लेने का आदेश दिया, जिसका अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी विरोध कर रही है। कमेटी आज और कल होने वाली वीडियोग्राफी का विरोध कर रही है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की दलील है कि कोर्ट ने मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का आदेश नहीं दिया है। भारत में कोरोना से मौत के सरकारी आंकड़ों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सवाल उठाए हैं। WHO ने कहा है कि भारत में सरकारी आंकड़ों से 47 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, कोरोना से हुई है। हालांकि भारत सरकार ने WHO के इस दावे पर सवाल उठाया है। सरकार के सूत्रों ने कहा है कि WHO के मॉडल, डेटा कलेक्शन, डेटा सोर्स और प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं और हम चुप नहीं रहेंगे। सभी ऑफिशियल चैनल का इस्तेमाल कर अपनी आपत्ति को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जरूर दाखिल करेंगे। हमारे पास अगर हम 2020 का डेटा देखते हैं, हमारे यहाँ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से डेथ सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होती हैं। तो हमें जो डेथ का टोटल एनवेलप जो है एक्सेस डेथ का 19 के मुकाबले 19 में नहीं था कोविड, 20 में आ गया, तो 4.74 लाख का है, लेस देन 5 लाख है। वो सारे भी अगर कोविड के हो गए, जो नहीं है, फिर भी ऐसी फिगर जो है 9 गुना 10 गुना बताना, ये ठीक बात नहीं है। हम ये इन नंबर्स को नहीं मानते। हमारे यहाँ CRS डेटा के बेस के ऊपर जो सच्चाई सामने आएगी वो देश की सच्चाई है। तो मेरा ये मानना है कि ये डेटा ठीक नहीं है और इसके 3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारा एक बहुत अच्छा एक सिस्टम है बर्थ्स और डेथ रजिस्ट्रेशन का, RGI का, वो कई डिकेड से चला आ रहा है और उसमें डेथ्स और बर्थ्स बहुत अच्छी तरह से रजिस्टर होती हैं। अगर हम वो डेटा भी देखें तो उससे इतनी ज़्यादा एक्सेसिव डेथ्स नहीं है। दूसरा कारण ये है कि जिस बेसिस पे WHO ने ये मैथमेटिकल मॉडलिंग की है, वही क्वेश्चनेबल डेटा है, क्योंकि उसमें कुछ हेयर से एविडेंस है, कुछ डेटा उन्होंने यहाँ से लिया गया, कुछ मीडिया से लिया है। जब आपके पास रोबस्ट ऑथेंटिक डेटा नहीं है तो आपकी मॉडलिंग जो है वो ठीक नहीं हो सकती। और तीसरा कारण ये है
कि इंडिया हैज अ वेरी लिबरल पॉलिसी कि जिनको भी कोविड डेथ्स हुई हैं उनको हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। भारत सरकार ओपनली कॉम्पनसेशन दे रही है। डेटा कलेक्शन का जो मेथड है वो राज्यों की जो वेबसाइट पे डेटा वो है, जो आरटीआई के जरिए डेटा अखबारों ने पब्लिश किया मौत का डाटा वो है, और तीसरा सबसे दिलचस्प आंकड़ा ये है कि यहाँ के किसी एक सज्जन ने करीब 1.5 लाख लोगों का टेलीफोनिक इंटरव्यू किया था और उस आधार पे जो नतीजे निकाले थे उसको भी डब्ल्यूएचओ ने तरजीह दी है। अब यहाँ पे गंभीर बात यह है कि लगातार नवंबर से डब्ल्यूएचओ को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लगातार लिख रहे थे, क्योंकि इस तरह के डेटा मांगे जा रहे थे। चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिला, जिसमें बार बार ये कहा गया कि मॉडल बता दीजिए। मॉडल से हमें कोई आपत्ति नहीं, अगर मॉडल आप एक बार बता देंगे कि वो सेटिस्फाई करने वाला होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं। न मॉडल बताया गया, न राज्यों के नाम बताए गए। राज्यों के नाम अभी 3 दिन पहले बताए गए, जो अभी हमें जानकारी मिली है कि किन किन राज्यों को उन्होंने उठाया है, तो पूरे राज्यों को भी नहीं उठाया। तो एक प्रोजेक्शन, जो मैथमेटिकल प्रोजेक्शन होता है, उसके आधार पर ये चीजें ड्रॉ की गई है और ये सामने में तथ्य हैं। यहाँ पे साथ तौर पे ये भी है कि जब डब्ल्यूएचओ के डीजी टेड्रोस यहाँ पर आए थे, क्योंकि ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी, तो उनके सामने भी सूत्र हमारे बताते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र की उनके सामने भी आपत्ति दर्ज की गई थी और उन्होंने कहा था कि इसको टेक्निकल टीम देखेगी, लेकिन बावजूद इसके डेटा रिलीज किया गया और भारत ही नहीं तमाम देशों को लेकर ये डेटा रिलीज किया। एक और दिलचस्प आंकड़ा है, भारत टायर 2 कैटेगरी में रखा गया है, जबकि इराक जैसी कंट्री जहां पे वैसा रोबस्ट सिस्टम नहीं है, वो टायर 1 सिटी में है डेटा कलेक्शन को लेकर। तो ये तमाम चीजें आपत्ति हैं। भारत ने सीधे तौर पे ये कहा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जो सूत्र हमें कह रहे हैं कि इसको एग्जीक्यूटिव बोर्ड में उठाया जाएगा, क्योंकि इस पे हमारी सीधे तौर पे आपत्ति है। क्योंकि ये भी स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कि मामले छुप सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मौतें नहीं छुप सकती। हमने लगातार ये चीजें बताई है। अभी जो अगर हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट देखें तो 5,23,000 मौतें अभी तक कोरोना से हुई है, और उसमें दर्शकों को बताएं कि डब्ल्यूएचओ ये कह रहा है कि 47 लाख ज्यादा मौतें हुई हैं जो भारत ने रिपोर्ट नहीं की है। तो एक तरीके से मैथमेटिकल प्रोजेक्शन, मॉडलिंग, डेटा सोर्स और डेटा कलेक्शन की प्रक्रिया जो है उस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सवाल उठाया है। कोविड की लहरों ने अस्पताल में एक तबाही का मंजर दिखाया था, पर अस्पताल के बाहर भी कई घरों बस्तियों में तबाही ने पीड़ित परिवारों का पीछा नहीं छोड़ा है। मुंबई के 33 साल के अफसाना के सामने उसके कुपोषित बच्चा दर्द से कराहता है। छत बचाने के लिए भूख में जिंदगी काट रहे हैं। कोविड ने एक सहारा छीन लिया है, अब थोड़ी आस कोविड राहत राशि पर टिकी हुई है। वो दिन सोच लेते हैं ना तो एकदम ये होता है कि जब हर सहारा छिन जाए तो शब्द कम, बस ये आंसू ही रह जाते हैं। बहुत तकलीफ से गुजरी हूँ मैं और नहीं बोल पा रही हूँ। राशन के डब्बे खाली हैं, बच्चा कुपोषण का शिकार है, रह रहकर दर्द से कराहता है। मुंबई की 33 साल की अफसाना का हर सहारा कोविड ने छीन लिया। मुंबई के धारावी में बसा ये पूरा परिवार मिलकर कपड़े और फलों का कारोबार करता था, लेकिन पति की अचानक खून की एक बीमारी से 7 साल पहले जान चली गई थी। सहारा थे अफसाना के 2 जेठ और ससुर। कोविड की पहली लहर में दोनों जेठ चल बसे, फिर दूसरी लहर आखिरी सहारा बचे ससुर को भी निगल गई। सर से माँ का साया बचपन में ही उठ चुका था और पिता कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन के अभाव में जिंदगी की जंग हार गए। जिस टाइम हम लोग क्वारंटाइन में थे, मेरे को लगता था मैं अपने बच्चों को भी खो दूंगी। इतनी ज़्यादा उसको तकलीफ थी। डॉक्टर ने बोल दिया था इसको भी निमोनिया हो गया, इसको भी डर है कहीं कोविड न हो गया हो। बहुत डर था ये वाले को। फिर अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बहुत हम लोग वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करे, बहुत करते थे। रिपोर्ट नेगेटिव आई सब। फिर हम लोग घर आए। आने के बाद फिर पापा का हाल हो गया और टूटते ही चले गए हम लोग। रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी जैसे गुजर रही है, कुछ हेल्प चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट भी सब लिख के करते हैं, हाँ करेंगे करेंगे करके कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं करते हैं। फिर ऐसे आए, ये दौर से गए। फिर उसके बाद 11 दिन के बाद दूसरे जेठ भी डेथ कर गए, उनको भी कोरोना हो गया। फिर 1 महीने के बाद, कुछ दिन के बाद मेरे फैमिली से ही रिलेटिव वो भी चले गए। फिर 9 महीने के बाद मेरे ससुर, जो हमको हमारे 2 बच्चे छोटे उनको देखते थे मेरे हस्बैंड के गुजरने के बाद, वो भी चले गए। एक महीने के बाद मेरे पापा भी गुजर गए, वो गांव में गुजरे, उनकी भी डेथ हो गई। ऐसे ऐसे हालात से गुजरे। अब मैं कैसे बच्चे को पालती हूँ और करती हूँ बस। घर पर कोई राशन पहुंचाए तो चूल्हा जल पाता है,
8वीं पास अफसाना सिलाई और कुछ घरेलू काम के जरिए महीने के कुछ 100 रुपए कमा लेती हैं, लेकिन 13 और 7 साल के इन बच्चों के स्कूल और घर के भाड़े का बोझ नहीं झेल पा रही। डॉक्टर अख्तर शेख जैसे कुछ मदद के हाथ ऐसे परिवार तक राहत पहुंचा तो रहे हैं, पर ये काफी नहीं। लेने वाले बहुत लोग आते हैं, मगर जो ज़रूरतमंद होता है उस तक चीज़ें पहुंचती नहीं है। और यही लॉकडाउन में भी हुआ है, बहुत लोगों तक नहीं पहुंची। हम लोगों ने जबरदस्ती छीन के झपट के लाके इनको दिया है, ताकि इनका घर चल सके, इनके बच्चों के पेट में अन्न जा सके, खाना जा सके। बच्चे थोड़ा सा मतलब आप देख सकते हैं ये बच्चे कितने कमज़ोर हैं। अगर ये बच्चों को अच्छे से खाना मिलता है या वो अच्छे खुश होते हैं तो शायद और तंदुरुस्त होते। मैं इसी एक ही बात कहूँगा कि BMC जो है इनको एज ए डिपेंडेंट कंसिडर करे और इनके पास जो भी अमाउंट होता है इनके अकाउंट में जो है जमा करवाए, ताकि इनकी थोड़ी सी मदद हो सके। मैं जानता हूँ 50,000 रुपीज़ कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, ना ही उससे उनकी ज़िंदगी चल सकती है, मगर क्या है थोड़ा सा ये स्टेबल हो जाएंगे, थोड़ा सा अपने ज़रूरतों को जो है पूरा कर सकेंगे या अपने कुछ चीज़ों को स्टेबल कर सकेंगे। अफसाना के इस 10 बाय 14 के छोटे से कमरे के इस किचन के खाली पड़े डब्बे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरतों से किस तरह से ये जूझ रही हैं। इनके पति की मौत भले ही कोविड से न हुई हो, लेकिन जो इनका राशन यहाँ पर भर रहा था, जो इनके बच्चों को देख रहा था, जो इनका घर चला रहा था, उनकी मौत कोविड से हुई है। ऐसे में इन फॉर्म्स के ज़रिए इनकी कोशिश है कि BMC से अगर 50,000 की मदद राशि इन्हें मिल जाती है तो तकलीफ़ थोड़ी सी कम होगी। मुंबई के धारावी से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। अमित शाह ने सिलीगुड़ी में विजय संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही अमित शाह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस CAA के बारे में अफवाह फैला रही है कि CAA जमीन पर लागू नहीं होगा। गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना की लहर समाप्त होते ही CAA को जमीन पर उतारेगी। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल में जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता भी मिले, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि CAA वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाली है। तो आज मैं उत्तर बंगाल में आया हूं, मैं आपको स्पष्टता कर जाता हूं, तृणमूल कांग्रेस CAA के बारे में अफवाहें फैला रही है कि CAA जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही CAA को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, CAA वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला है। जम्मू कश्मीर सीमा से लगे सांबा बॉर्डर पर BSF को एक सुरंग का पता चला है। ये सुरंग भारतीय सीमा से महज 900 मीटर दूर है। ये सुरंग 150 मीटर लंबी है और इससे 265 फीट लंबी ऑक्सीजन की पाइप भी मिली है। इससे इस बात की आशंका और भी मजबूत हुई है कि सुरंग का इस्तेमाल सीमा पार से घुसपैठ के लिए किया जाता था। जम्मू के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 150 मीटर लंबी सुरंग, जिसका इस्तेमाल आतंकी सीमा पार से अपनी विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करते थे। यह सुरंग भारत की सीमा से 900 मीटर और पाकिस्तान से महज 50 मीटर दूर है। पाकिस्तान की ओर से खोदी गई यह सुरंग सीमा पर सतर्क BSF जवानों की नजरों में आ गई। सुरंग के अंदर 265 फीट लंबा ऑक्सीजन पाइप और 21 रेत के बोरे बरामद किए गए हैं। हमारी जो टीम है उसने डिटेक्ट किया एक टनल की शकिया जगह, उसको और सर्च किया गया और थोड़ा खोदा गया तो वहाँ एक ओपनिंग मिली है और उसके अंदर जिस प्रकार से पहले भी इस इलाके में टनल मिली हैं तो वैसे ही जो सैंड बैग से सपोर्ट करके उसका मुंह बंद किया जाता है, वो लगभग हरे रंग के सैंड बैग उसमें मिले हैं। BSF का कहना है कि अब तक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि इस सुरंग का इस्तेमाल जैश के आतंकियों ने पिछले महीने CISF जवानों से भरी बस पर हमले के लिए किया था या नहीं। हालांकि BSF का दावा है कि अमरनाथ यात्रा में बाधा पैदा करने के लिए आतंकी इस सुरंग के रास्ते घुसपैठ कर सकते थे। सीमा पार से लगातार प्रयास किया जा रहा है। भारतवर्ष में
परेशानी खड़ी करने की, मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट कराने की, उसको फॉइल करने में हमें सफलता मिली है। और ख़ास तौर पर अभी आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा होनी है, उसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। जम्मू बॉर्डर पर 10 साल में ऐसी 11 सुरंगों का पता चला है। इनमें से 5 सुरंगों का तो बीते 1.5 साल में ही पता चला। अब बीएसएफ के अधिकारी फ्लैग मीटिंग के दौरान पाक रेंजर्स के सामने यह मुद्दा उठाएंगे और ऐसी हरकतों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। सीमा पर जिस तरह से सुरंग मिली है, उससे पता लगता है कि पाक आतंकियों की घुसपैठ कराने से कभी बाज नहीं आएगा। जरूरत है इससे निपटने के लिए ठोस उपाय करने की, ताकि पाक ऐसी हरकत करने से पहले कई बार सोचे। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर का नया राजनीतिक नक्शा आखिरकार तय हो गया है। परिसीमन आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें 90 विधानसभा सीटों और 5 स्थायी सीटों को नोटिफाई किया गया है। इसके बाद अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया दिखता है। जम्मू कश्मीर का नया राजनीतिक नक्शा आखिरकार तय हो गया है। परिसीमन आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें 90 विधानसभा सीटों और 5 स्थायी सीटों को नोटिफाई किया गया है। इसके बाद अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट वही है जो उसके मसौदा प्रस्ताव में थी और जिसे जम्मू कश्मीर की विपक्षी पार्टियों ने खारिज कर दिया था। इन दलों का कहना है कि ये एक तरफा रिपोर्ट है जो बीजेपी के राजनीतिक लक्ष्यों को पाने के लिए तैयार की गई है। डिमांड थी और जो हमारी रिकमेंडेशंस थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो एक्सेप्ट नहीं हुई है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपने तरीके से ये इन कॉन्स्टिट्यूंसीज के बाउंड्रीज बनाने के लिए, लेकिन मुझे और मेरी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि जब भी यहाँ पे इलेक्शंस डिक्लेयर होंगे, इनको करारा जवाब हमारा वोटर देगा। देखो किस डिलिमिटेशन की बात कर रहे हो आप? वो डिलिमिटेशन जो बीजेपी का एक्सटेंशन बना हुआ है, जिन्होंने जो आबादी का जो बेसिस है उसको दरकिनार करके जैसे उनका दिल किया, जिस इलाके को जहां जोड़ा जहां तोड़ा, ये तो इसको हम पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। हमें तो इस पे कोई भरोसा नहीं है। परिसीमन आयोग ने बीजेपी के प्रभुत्व वाले जम्मू इलाके में 6 नई सीटें जोड़ी हैं, जबकि कश्मीर घाटी की एक ही सीट बढ़ाई गई है। ये तब है जबकि कश्मीर इलाके की जनसंख्या जम्मू के मुकाबले 15 लाख ज्यादा है। परिसीमन आयोग ने अपने बयान में कहा कि उसने इलाके के विशिष्ट भू सांस्कृतिक परिदृश्य का ध्यान रखा है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, जनसंख्या घनत्व में अंतर, कनेक्टिविटी और पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित होने वाले सीमांत इलाकों का भी परिसीमन के दौरान ध्यान रखा गया। 90 सीटों में से 9 सीटें अनुसूचित जनजाति और 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई हैं। आयोग ने कश्मीरी पंडितों और पीओके से विस्थापित लोगों के लिए 2 अतिरिक्त सीटों की भी सिफारिश की है। जम्मू कश्मीर में विपक्ष ने आयोग के प्रस्तावों पर ऐतराज जताते हुए सीट आवंटन में गंभीर विसंगति का आरोप लगाया है। जैसे जम्मू प्रांत की विधानसभा सीटें 37 से बढ़कर 43 हो गई हैं, लेकिन जम्मू प्रांत में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व बहुत घट गया है। जम्मू में मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटें 13 से घटकर 10 रह गई हैं। उदाहरण के लिए मुस्लिम बहुल किश्तवाड़ जिले की दोनों सीटें पहले मुस्लिम बहुल थीं। अब किश्तवाड़ जिले में 3 सीटें होंगी। इनमें से 2 सीटें हिंदू बहुल इलाकों को मिलाकर बनाई गई हैं। इसी तरह मुस्लिम बहुल डोडा जिले में भी दोनों सीटें पहले मुस्लिम बहुल थीं। अब यहां भी 3 सीटें होंगी, जिनमें से 2 सीटें हिंदू बहुल इलाकों को मिलाकर बनाई गई हैं। लेकिन बीजेपी विरोधी पार्टियों के आरोप खारिज कर रही है। उसका कहना है कि अब जाकर जम्मू को उसका हक मिल पाया है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा के गठन को लेकर परिसीमन आयोग ने बहुत ही लाजवाब काम किया है। जो परिसीमन है वो जमहूरियत की या लोकतंत्र की नींव रखती है, नींव के मानते हैं। अगर वो नींव सही नहीं है तो लोकतंत्र सही नहीं हो सकता। अगर उसमें एक शख्स और एक वोट का जो उसूल है उसका ख्याल नहीं रखा गया, फिर जमहूरियत की जो बुनियाद है वो सही नहीं है। वो बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्योंकि एक टेम्पलेट बन सकता है जहाँ जिस तरह की गई जो डिलिमिटेशन,
क्या मुल्क के ये और हिस्सों में भी हो सकती है, क्योंकि इलाके को जब आप एरिया को ज़्यादा नज़र में रख के आबादी को नहीं, तो फिर कहीं सवाल कहीं जगहों से खड़ा हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त यह है कि जो ये डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज थी मुकम्मल हुई है। अब ये देखना है कि जम्मू कश्मीर में कब इलेक्शन कराए जाएंगे। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में सस्ती बिजली को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1 अक्टूबर से उन्हीं लोगों को बिजली सब्सिडी का विकल्प दिया जाएगा जो इसकी मांग करेंगे। दिल्ली सरकार 1 अक्टूबर से सस्ती बिजली उन लोगों को देगी। दिल्ली में सत्ता में आने के बाद से केजरीवाल सरकार लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। केजरीवाल सरकार के मुताबिक उन्हें कई लोगों से सुझाव मिले कि वो सक्षम हैं, इसलिए मुफ्त या सस्ती बिजली नहीं चाहते। अच्छी बात है आप हमें फ्री बिजली दे रहे हो, लेकिन दिल्ली में बहुत सारे लोगों को फ्री बिजली मिलती है, इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है। बीच बीच में कई लोगों के मेरे पास सुझाव आते हैं, कई लोगों की चिट्ठियां आती हैं, कई लोगों से जब मैं मिलता हूं वो कहते हैं कि सर अच्छी बात है आप हमें फ्री बिजली दे रहे हो, लेकिन हमारे में से कुछ लोग जो हैं वो सक्षम हैं, हम फ्री बिजली नहीं लेना चाहते, हम आपकी सब्सिडी नहीं लेना चाहते, आप इस पैसे को कहीं स्कूल अस्पताल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। तो अब हमने तय किया है कि हम ये ऑप्शन देंगे। हम लोगों से पूछेंगे क्या आपको बिजली की सब्सिडी चाहिए? अगर वो कहेगा हाँ चाहिए तो हम उनको देंगे, अगर वो कहेगा नहीं चाहिए तो हम उनको नहीं देंगे। तो ये लोगों से पूछने का काम जल्दी शुरू होगा और 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। मध्य प्रदेश के सिवनी में गोकशी के आरोप में 2 आदिवासी युवकों को पीट कर उनकी हत्या कर दी गई और इस मामले में बजरंग दल की भूमिका को लेकर अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में बजरंग दल को पूरी जांच से पहले ही क्लीन चिट दे दी है। हालांकि जब इस मामले में पहले लोकल थाना इंचार्ज से पूछा गया था तो उन्होंने साफ कहा था कि इस हत्या में बजरंग दल से जुड़े लोगों का हाथ है। आपको बता दें कि सिवनी में मंगलवार को गौमांस तस्करी के शक में आदिवासियों के साथ जमकर मारपीट की गई थी। इस मारपीट में 2 आदिवासियों की मौत हो गई थी जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में ग्रामीणों ने बजरंग दल से जुड़े लोगों पर ही हत्या का आरोप लगाया था। केस में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गोमांस से जुड़ा हुआ विषय वो था, ऐसा प्रथम दृष्टया जांच में कुछ लोगों ने कहा है। 13 लोग उसमें तत्कालिक रूप से गिरफ्तार हो गए या जो कहे अधिकांश लोग उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। 8,25,000 रुपए की सहायता राशि परिवार को दी है, घायल को भी 75,000 रुपए दिए हैं। 2 परिवार में एक बेटा और एक बेटी को अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है। तो ये सर क्या बजरंग दल से जुड़े हुए थे जो कार्यकर्ता है? अभी तक प्रथम दृष्टया तो ऐसा आया नहीं। जो एफआईआर में नामजद आरोपी थे वो तो 6 आरोपी सभी गिरफ्तार हो गए हैं। इसके अलावा विवेचना में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर 6 लोग और नाम आए हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और विवेचना जारी है। आगे जो भी साक्ष्य आएंगे तो आरोपियों में इजाफा हो जाएगा। ये लोग बजरंग दल के भी हैं, राम सेना के भी हैं और कोई बिना दल के भी हैं। बजरंग दल के इसमें 3 लोग हैं, श्री राम सेना के हैं इसमें 6 लोग हैं, 3 अन्य हैं जो किसी दल से संबंध नहीं है उनका। ट्रक पर कोयले की ढुलाई को गति देने को लेकर भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के 1100 फेरे रद्द कर दिए हैं। इसमें मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी हैं और पैसेंजर ट्रेनें भी। 24 मई तक ये 1100 फेरे ट्रेनों के रद्द हैं। ऐसे में गर्मी की छुट्टी के दौरान ट्रेनों में रिजर्व टिकट मिलने की समस्या से मुसाफिरों को दो चार होना पड़ सकता है। अगर आप गर्मी की छुट्टी में ट्रेन से सफर की योजना बना रहे हैं तो जरा संभल के, क्योंकि रेलवे ने 24 मई तक ट्रेनों के करीब 1100 फेरे रद्द कर दिए हैं।
समर में यात्री गाड़ियां ज्यादा चलाने की जो रेलवे की परंपरा रही है कि समर में रेलवे ज्यादा गाड़ियां चलाती है, 1000-2000 ट्रिप हम चलाते थे, जबकि पूरा रेलवे तंत्र इस समय रेलवे यात्रियों के लिए लग जाया करता था। मीटिंग होती थी, बड़े बड़े अफसरों की ड्यूटी लगती थी कि यात्री ठीक ठाक से जाएं, और यहाँ उल्टा हो रहा है। ये सारे लोग जो दिल्ली में रहने वाले हैं, कहीं रहने वाले हैं, सारे लोग इसी समय छुट्टियों का इंतजार करते हैं कि बच्चों की स्कूल बंद हो, लोग अपने अपने घर जाएं। अगर इस पर आप गाड़ियाँ चलाना बंद कर दें, जो चल रहे हैं उसको भी बंद कर रहे हैं, कोई नई सुविधाएं नहीं देंगे, तो समस्या तो बहुत ही गंभीर होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। रेलवे ने तकरीबन 40 ट्रेनें रद्द की हैं। इनमें मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें भी हैं और पैसेंजर भी। इनमें मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के करीब 500 फेरे, जबकि पैसेंजर ट्रेनों के करीब 580 फेरे शामिल हैं। ये ट्रेनें नॉर्दर्न और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन की हैं। हफ्ते भर पहले रेलवे ने ट्रेनों के करीब 650 फेरे रद्द किए थे, अब संख्या 1100 के करीब है। दलील है कि इन ट्रेनों में भीड़ कम होती है और ट्रैक से इनके नदारद होने पर कोयले की रेक वाली मालगाड़ी को गति मिलेगी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ बिजली संकट दूर करने में रेलवे संकट मोचक की भूमिका में है, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी यात्रा मंगलमय हो कहने वाला रेलवे मुसाफिरों के सामने संकट खड़ा कर रहा है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं वाराणसी की, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद में एक नया विवाद यहां शुरू हो गया है। यहां के मां श्रृंगार गौरी मंदिर के दूसरे विग्रहों के दर्शन पूजन को लेकर अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है, जिस पर अदालत ने एक कमीशन बनाकर वीडियोग्राफी करवाकर हालात की जानकारी लेने का आदेश दिया है, जिसका अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी विरोध कर रही है। कमेटी आज और कल होने वाली वीडियोग्राफी का विरोध कर रही है। आपको बता दें, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की दलील है कि कोर्ट ने मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का आदेश नहीं दिया है। आयोग की टीम कोर्ट के आदेश पर आज दोपहर 3 बजे मौके पर पहुंचेगी। वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने इस क्षेत्र की वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया है, और जहां पर मां श्रृंगार गौरी की मूर्ति है, ये वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में है, और इस स्थान पर देवताओं की जो मूर्ति स्थित है उसे साल भर में एक बार पूजा के लिए खोला जाता है। याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया था और वहां हर दिन पूजा अर्चना की अनुमति मांगी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, इस पूरे विवाद को आप हमें समझाएं और साथ ही ये भी बताएं कि क्या 15 अगस्त 1947 का जो एक्ट था वो कहीं ना कहीं ये नहीं कहता था कि ये तय था कि जो धार्मिक स्थल जहां है, जैसे पूजा अर्चना जिसकी होती है, वो वहीं का वहीं वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे में उस एक्ट के होते हुए ये एकाएक विवाद क्यों हुआ है और क्या कुछ याचिकाकर्ता मांग कर रहे हैं? बिल्कुल जी, देखिए ये कोई पहली बार इस तरह से नहीं हुआ है। इसके पहले भी ये कहा गया है, 1991 में एक मुकदमा दायर हुआ था और उसमें ये कहा गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो है वो विश्वेश्वर स्वयंभू शिवलिंग का एक मंदिर है और उसके साथ बहुत से विग्रह हैं, उसी में एक श्रृंगार गौरी का भी विग्रह है। साल भर के लिए नहीं खोला जाता, इस तरीके की बात नहीं है कि साल भर के लिए खोला जाता है, लेकिन चैत्र नवरात्र में ये कहा जाता है कि प्रतीकात्मक रूप से मस्जिद के बाहर जो एक बैरिकेटिंग है उसके बाहर एक जगह स्थान है जहां पर कि साल में एक बार के लिए जो लोग कहते हैं तो उनके लिए जल चढ़ाने के लिए एक बार अनुमति मिलती है, लेकिन वो प्रतीकात्मक रूप होता है। ऐसा नहीं कि मस्जिद के अंदर जाकर के कोई विग्रह या इस तरीके के दर्शन पूजन के लिए कोई चीज खोली जाती है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो जो आपने पूछा कि इस वक्त जो पूरा मामला है इसमें क्या है कि 4 महिलाओं ने इसके दैनिक दर्शन पूजन के लिए एक याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने जो है वो 26 अप्रैल को कहा कि 10 मई से पहले वीडियोग्राफी करा करके वस्तुस्थिति बताई जाए। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोग, जैसा आप बता रही थी, कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि अंदर जाकर के इस तरीके से हो। बाहर जहां प्रतीकात्मक रूप से दर्शन पूजन होता है वहां पर अगर वो बैरिकेटिंग वहां पर करना चाहते हैं तो करें, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बैरिकेटिंग के अंदर जाने से मना कर रहे हैं।
और जो बात आपने कही कि 1947 15 अगस्त 1947 से पहले का जो के बाद का जो एक एक्ट है, उसको लेकर के जब इसके पहले का जो 1991 का जो मुकदमा है वो जब हुआ था तो उसमें भी पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की बात अदालत ने कही थी, बनारस की निचली अदालत ने कही थी। इसको लेकर के, इसी प्ली को लेकर के मुस्लिम पक्षकार जो है वो हाईकोर्ट में गए हैं, जो मामला अभी लंबित है। इस बीच एक नया मामला आया हुआ है और इसमें वीडियोग्राफी कराने की बात कही जा रही है। तो आज जो है वो लोग वहां जाएंगे, एक वकील के साथ एक कमीशन नियुक्त किया गया, जो वो लोग आज जाएंगे और वीडियोग्राफी करेंगे और अंदर की वस्तुस्थिति जानने के बाद अदालत को सबमिट करेंगे। इसमें क्या कुछ निकल के आता है वो देखते हैं। जी, यहाँ पर थोड़ा ये भी बता दें, क्योंकि जिस तरह से हालात बने हुए, हमने बहुत सी बार देखा है कि शोभा यात्रा के दौरान तनावपूर्ण हालात बने, और इस वक्त भी यहाँ पर किस तरह के हालात बने और क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, बहुत ही संक्षेप में बता दें। जया, देखिए, सुरक्षा के इंतजाम तो विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद में बहुत पहले से भी रहा है और वहां पर पुलिस बल और दूसरे सीआरपीएफ वगैरह लोग तो पहले से भी तैनात रहते हैं। उसके लिए कोई बहुत अलग से कोई ऐसा कोई सिक्योरिटी का इंतजाम और वो नहीं किया गया है। और हालात कोई अभी बहुत ऐसे नहीं है कि बहुत कोई अलार्मिंग जैसा हालात है। और वो 3 बजे विरोध होता भी है या नहीं होता, ये देखने वाली बात होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय सिंह इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हैदराबाद की, जहां पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नागराजू नाम के एक युवक को कल रात चाकू से गोदकर मार डाला गया जब वो बाइक पर अपनी पत्नी के साथ लौट रहे थे। हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध मृतक की पत्नी के रिश्तेदार हैं। नागराजू की पल्लवी की नाम की एक लड़की से शादी हुई, पहले वो अशरीन फातिमा उनका नाम था। बताया जा रहा है कि कॉलेज के दिनों से ही दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन लड़की के घर वाले इस रिश्ते से नाखुश थे। शादी के बाद भी नागराजू को धमकियां मिलती रही थी। कल रात हमले के बाद तस्वीरों में आप देख सकते हैं पत्नी अपने पति को बचाने की यहाँ कोशिश कर रही है, लेकिन आरोप जो लड़की है उसके रिश्तेदारों पर है। सरेआम सड़क पर पति की हत्या कर दी जाती है और लोग मूक दर्शक यहाँ पर बने रहते हैं। राहगीर इस घटना को सिर्फ और सिर्फ मोबाइल कैमरे में कैद करते हुए नजर आया। साथ ही यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अब धरपकड़ शुरू की है। इस हत्याकांड को लेकर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। They followed him, and in the night, approximately at 8:45 p.m., they stopped him, accosted, and assaulted him, beat him indiscriminately with an iron rod on his head, and killed him on the spot. We are investigating the case. This investigation is going on proper lines. We identified the accused. We are interrogating. We will produce them before media after the completion of the investigation. ये घटना घटी सरूर नगर के इलाके में, हैदराबाद में। कल रात 8:45 बजे करीब ये घटना घटी और जब बहुत सारा ट्रैफिक वहाँ से गुजर रहा था और बहुत सारे लोग भी वहाँ पे थे, तब नागराजू और सैयद अशरीन सुल्ताना अपने बाइक पर जा रहे थे जब उनको पकड़कर नीचे खींचा गया और उसके बाद एक लोहे के लाठी के साथ उस पर वार किया गया और वहीं के वहीं नागराजू खत्म हो गए। उसके बाद कुछ फुटेज ये भी मिला है जिसमें दिखाई पड़ता है कि वो आदमी आकर अटैकर फिर से आकर नागराजू पर वार करना चाहता है कि जो कि पहले से ही नीचे पड़े हुए हैं, पूरे खून से लत वहाँ पे पड़े हुए हैं। और आशरीन तब भी कोशिश करती है कि उन पर कोई वार न किया जाए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में पकड़ी गई है और उसके बाद बहुत सारे लोग वहाँ के, उन्होंने भी सीसीटीवी में कैप्चर किया है। और आशरीन ने कहा है कि उन दोनों की शादी जनवरी में हुई थी, 3 महीने हुए। वो एक दूसरे को 10वीं कक्षा से ही जानते थे, यानी कि चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे, लेकिन उनके परिवार नहीं चाहते थे कि वो एक दूसरे से शादी करें। और 31 जनवरी को उन्होंने आर्य समाज शादी की और उसके बाद आशरीन ने अपना नाम पल्लवी भी बताया। उसने ये भी बताया कि जिसने अटैक किया, जिसने हमला किया, वो उसके भाई, उसके अपने खुद के भाई थे। और उसी जो एविडेंस था, उसी के बिना पर पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया है और बताया जा रहा है कि उनके जो 2 अटैकर्स थे उनको अब कस्टडी में ले लिया गया है। और इस घटना के बाद
वहाँ पर भाजपा की तरफ से कुछ प्रोटेस्ट भी हुए, क्योंकि ये नागराजू जिसकी हत्या हुई वो हिंदू समुदाय से है और जिन लोगों ने अटैक किया वो मुसलमान समुदाय के हैं। लेकिन इसमें कोई कम्युनल कलर वैसे तो नहीं है और वहाँ ये कम्युनल इश्यू भी नहीं बना है। लोगों ने सिर्फ ये कहा है कि ये एक हॉरिफिक क्राइम वहाँ पर हुआ है। दूसरी बात ये है कि ये पूरी घटना जो हुई है वो सबके सामने हुई है और खुलेआम हुई है। ऐसा लग रहा है कि उनको कोई डर ही नहीं था, क्योंकि बिल्कुल ट्रैफिक चल रही है उस जगह पर और 8:45 का रात का समय है, शाम का समय है और बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं और फिर भी कोई सामने नहीं आ पाया इस वार को स्टॉप करने के लिए और इस घटना को होने से बचाने के लिए और नागराजू की जान को बचाने के लिए। और जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, जहां नया राजनीतिक नक्शा आखिरकार तय हो गया है। परिसीमन आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें 90 विधानसभा सीटों और 5 स्थायी सीटों को नोटिफाई किया गया है। इसके बाद अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। परिसीमन आयोग की नई रिपोर्ट में जम्मू को 6 नई सीटें, कश्मीर को महज 1 और विधानसभा सीट देने का प्रस्ताव है। जम्मू के नए सियासी गणित में सिर्फ 10 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। फिलहाल 13 सीटों पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं। कश्मीर में पंडितों के बाहुल्य वाली इकलौती सीट को दूसरी सीट से जोड़ा गया है। बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए परिसीमन किया गया है, ये कश्मीर के राजनीतिक दल कह रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, परिसीमन आयोग की आखिरी रिपोर्ट और मसौदा रिपोर्ट में कोई फर्क नहीं। विपक्ष को परिसीमन में दिख रही है कई तरह की खामियां और क्षेत्रीय दलों ने रिपोर्ट को खारिज यहां पर किया है। दशकों की अनदेखी के बाद जम्मू को इंसाफ मिला है, ये कहना है बीजेपी का। देखो किस डिलिमिटेशन की बात कर रहे हो आप? वो डिलिमिटेशन जो बीजेपी का एक्सटेंशन बना हुआ है, जिन्होंने जो आबादी का जो बेसिस है उसको दरकिनार करके जैसा उनका दिल किया, जिस इलाके को जहां जोड़ा जहां तोड़ा, ये तो इसको हम पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। हमें तो इस पे कोई भरोसा नहीं है। ये जो 370 को जिस दिन हटाया गया उसके साथ ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है इसकी जो सिफारिशात हैं ये उसी की कड़ी है कि किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात कम से कम किया जाए, इनको ज्यादा से ज्यादा कमजोर किया जाए, किस तरह इनको डिसएम्पावर किया जाए, ये उसी की कड़ी है और कुछ भी नहीं। डिमांड थी और जो हमारी रिकमेंडेशंस थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो एक्सेप्ट नहीं हुई है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपने तरीके से ये इन कॉन्स्टिट्यूंसीज के बाउंड्रीज बनाने के लिए, लेकिन मुझे और मेरी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि जब भी यहाँ पे इलेक्शंस डिक्लेयर होंगे इनको करारा जवाब हमारा वोटर देगा। जम्मू कश्मीर की विधानसभा के गठन को लेकर परिसीमन आयोग ने बहुत ही लाजवाब काम किया है। परिसीमन आयोग के सदस्यों ने मुश्किल हालात जो कि कोरोना के पैंडेमिक के चलते बने थे, उसके बीच में एक रिकॉर्ड टाइम में जम्मू कश्मीर की विधानसभा के गठन को लेकर अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार की है। मैं हृदय से परिसीमन आयोग की चेयरपर्सन ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड रंजना देसाई जी, हमारे देश के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री सुशील चंद्रा जी और सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। कमीशन का सबसे बड़ा ध्येय ये रहा कि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेटिव को रखा जाए और इसीलिए जब कमीशन ने पहली बार जम्मू कश्मीर गए तो हम सभी लोगों को आमंत्रित किया और उस समय करीब हमें 250 ग्रुप्स मिले थे, जिसमें कि मिला के 800 लोग होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के भी नुमाइंदे थे, जनरल पब्लिक के भी नुमाइंदे थे, सिविल सोसाइटीज के भी नुमाइंदे थे और हमने सभी लोगों से बहुत विस्तृत चर्चा की। उसके बाद ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसका परिसीमन कैसे किया जाए और उसके बाद हमने अपनी गाइडलाइंस बनाई। जम्मू कश्मीर सीमा से लगे सांबा बॉर्डर पर बीएसएफ को एक सुरंग का पता चला है। यह सुरंग भारतीय सीमा से महज 900 मीटर की दूरी पर है। यह सुरंग 150 मीटर लंबी है और इससे 265 फुट लंबा ऑक्सीजन का पाइप भी मिला है। इससे इस बात की आशंका और मजबूत हो गई है कि इस सुरंग का इस्तेमाल सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ के लिए किया जाता रहा होगा। जम्मू के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 150 मीटर लंबी सुरंग, जिसका इस्तेमाल आतंकी सीमा पार से अपनी विध्वंसक गतिविधियों को
अंजाम देने के लिए करते थे। यह सुरंग भारत की सीमा से 900 मीटर और पाकिस्तान से महज 50 मीटर दूर है। पाकिस्तान की ओर से खोदी गई ये सुरंग सीमा पर सतर्क बीएसएफ जवानों की नजरों में आ गई। सुरंग के अंदर 265 फीट लंबा ऑक्सीजन पाइप और 21 रेत के बोरे बरामद किए गए हैं। हमारी जो टीम है उसने डिटेक्ट किया एक टनल की शकिया जगह, उसको और सर्च किया गया और थोड़ा खोदा गया तो वहाँ एक ओपनिंग मिली है और उसके अंदर जिस प्रकार से पहले भी इस इलाके में टनल मिली हैं तो वैसे ही जो सैंड बैग से सपोर्ट करके उसका मुंह बंद किया जाता है, वो लगभग हरे रंग के सैंड बैग उसमें मिले हैं। बीएसएफ का कहना है कि अब तक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि इस सुरंग का इस्तेमाल जैश के आतंकियों ने पिछले महीने सीआईएसएफ जवानों से भरी बस पर हमले के लिए किया था या नहीं। हालांकि बीएसएफ का दावा है कि अमरनाथ यात्रा में बाधा पैदा करने के लिए आतंकी इस सुरंग के रास्ते घुसपैठ कर सकते थे। सीमा पार से लगातार प्रयास किया जा रहा है भारतवर्ष में परेशानी खड़ी करने की, मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट कराने की। उसको फॉइल करने में हमें सफलता मिली है और ख़ास तौर पर अभी आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा होनी है, उसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। जम्मू बॉर्डर पर 10 साल में ऐसी 11 सुरंगों का पता चला है। इनमें से 5 सुरंगों का तो बीते 1.5 साल में ही पता चला। अब बीएसएफ के अधिकारी फ्लैग मीटिंग के दौरान पाक रेंजर्स के सामने यह मुद्दा उठाएंगे और ऐसी हरकतों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। सीमा पर जिस तरह से सुरंग मिली है उसे पता लगता है कि पाक आतंकियों की घुसपैठ कराने से कभी बाज नहीं आएगा। जरूरत है इससे निपटने के लिए ठोस उपाय करने की, ताकि पाक ऐसी हरकत करने से पहले कई बार सोचे। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। अमित शाह ने सिलीगुड़ी में विजय संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया और साथ ही अमित शाह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में अफवाह फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना की लहर खत्म होते ही सीएए को जमीन पर उतारा जाएगा। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल में जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता भी मिले, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सीएए वास्तविकता थी, है और रहने वाली है। तो आज मैं उत्तर बंगाल में आया हूं। मैं आपको स्पष्टता कर जाता हूं, तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीएए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला है। भारत में कोरोना से मौत के सरकारी आंकड़े पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने सवाल उठाए हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि भारत में सरकारी आंकड़ों से 47 लाख ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हुई है। हालांकि भारत सरकार ने डब्ल्यूएचओ के इस दावे पर सवाल उठाए हैं। सरकार के सूत्रों ने कहा कि डब्ल्यूएचओ के मॉडल, डेटा कलेक्शन, डेटा सोर्स और प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। हम चुप नहीं रहेंगे, सभी ऑफिशियल चैनल का इस्तेमाल कर अपनी आपत्ति को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रखेंगे। हमारे पास अगर हम 2020 का डेटा देखते हैं, हमारे यहाँ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से डेथ सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होती हैं। तो हमें जो डेथ का टोटल एनवेलप जो है एक्सेस डेथ का 19 के मुकाबले 19 में नहीं था कोविड, 20 में आ गया, तो 4.74 लाख का है, लेस देन 5 लाख है। वो सारे भी अगर कोविड के हो गए, जो नहीं है, फिर भी ऐसी फिगर जो है 9 गुना 10 गुना बताना ये ठीक बात नहीं है। हम ये इन नंबर्स को नहीं मानते। हमारे यहाँ
CRS डेटा के बेस के ऊपर जो सच्चाई सामने आएगी वो देश की सच्चाई है। तो मेरा ये मानना है कि ये डेटा ठीक नहीं है और इसके 3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारा एक बहुत अच्छा एक सिस्टम है बर्थ्स और डेथ्स रजिस्ट्रेशन का, RGI का, वो कई डिकेड से चला आ रहा है और उसमें डेथ्स और बर्थ्स बहुत अच्छी तरह से रजिस्टर होती हैं। अगर हम वो डेटा भी देखें तो उससे इतनी ज़्यादा एक्सेसिव डेथ्स नहीं है। दूसरा कारण ये है कि जिस बेसिस पे WHO ने ये मैथमेटिकल मॉडलिंग की है वही क्वेश्चनेबल डेटा है, क्योंकि उसमें कुछ हेयर से एविडेंस है, कुछ डेटा उन्होंने यहाँ से लिया गया, कुछ मीडिया से लिया है। जब आपके पास रोबस्ट ऑथेंटिक डेटा नहीं है तो आपकी मॉडलिंग जो है वो ठीक नहीं हो सकती। और तीसरा कारण ये है कि इंडिया हैज़ अ वेरी लिबरल पॉलिसी कि जिनको भी कोविड डेथ्स हुई हैं उनको हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। भारत सरकार ओपनली कॉम्पनसेशन दे रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली में सस्ती बिजली को लेकर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐलान किया है, बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1 अक्टूबर से लोगों को बिजली सब्सिडी का विकल्प दिया जाएगा। दिल्ली सरकार 1 अक्टूबर से उन्हीं को सस्ती बिजली देगी जो कि इसे चाहते हैं। दिल्ली में सत्ता में आने के बाद से अरविंद केजरीवाल सरकार लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक उन्हें कई लोगों से सुझाव मिले कि वो सक्षम हैं, इसलिए मुफ्त या सस्ती बिजली नहीं चाहते। कि सर अच्छी बात है, आप हमें फ्री बिजली दे रहे हो। दिल्ली में बहुत सारे लोगों को फ्री बिजली मिलती है, इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है। बीच बीच में कई लोगों के मेरे पास सुझाव आते हैं, कई लोगों की चिट्ठियां आती हैं, कई लोगों से जब मैं मिलता हूं वो कहते हैं कि सर अच्छी बात है, आप हमें फ्री बिजली दे रहे हो, लेकिन हमारे में से कुछ लोग जो हैं वो सक्षम हैं, हम फ्री बिजली नहीं लेना चाहते, हम आपकी सब्सिडी नहीं लेना चाहते, आप इस पैसे को कहीं स्कूल अस्पताल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। तो अब हमने तय किया है कि हम ये ऑप्शन देंगे। हम लोगों से पूछेंगे क्या आपको बिजली की सब्सिडी चाहिए। अगर वो कहेगा हाँ चाहिए तो हम उनको देंगे, अगर वो कहेगा नहीं चाहिए तो हम उनको नहीं देंगे। तो ये लोगों से पूछने का काम जल्दी शुरू होगा और 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली में जल्द बढ़ेगी विधायकों की सैलरी। केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद 11 साल बाद विधायकों की सैलरी में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। शरद शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर जानकारी के साथ। शरद, वैसे तो आमतौर पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में तनातनी रहती है, लेकिन सैलरी में इजाफे के मामले में कहीं ना कहीं एकमत दिख रहे हैं। यहाँ मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने, और साथ ही ये हैरानी होती है, एक तरफ खबर आती है कि दिल्ली में सब्सिडी की बात सुनते हैं, बिजली सब्सिडी की, वैकल्पिक की बात सुनते हैं, दूसरी तरफ ये खबर आती है कि विधायकों की सैलरी बढ़ेगी। क्या क्या जानकारियां आपको मिल रही हैं? देखिए जय, थोड़ा सा इस मामले को विस्तार से मैं बता दूं। मामला ये है कि 2015 में आपको याद होगा कि जब नई नई आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, तब दिल्ली विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके भेजा था कि विधायकों के जो वेतन भत्ते हैं वो बढ़ाए जाएं। तो प्रस्ताव पास हुआ था, बिल पास हुआ था विधानसभा से और केंद्र सरकार को गया था। सालों तक उस पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच जो है मंथन चलता रहा। आखिर में 2020 में मार्च में केंद्र सरकार ने जो दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव भेजा था, उस पर केंद्र सरकार ने अपना प्रस्ताव भेजा कि आपके वेतन भत्ते ये होने चाहिए। तो उसी पर 1 साल बाद 2021 में यानी पिछले साल दिल्ली सरकार ने ये कहा कि ठीक है, जो आपको ठीक लग रहा है हमें वो स्वीकार है। तो जो दिल्ली सरकार ने जो केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी, फिर दिल्ली सरकार ने स्वीकृति दी, अब वापस केंद्र सरकार ने कह दिया है कि ठीक है, आपको स्वीकार है तो हमको भी स्वीकार है। तो अब दिल्ली विधानसभा के अंदर इस पर एक बिल आएगा और उसके बाद जाकर दिल्ली के जो विधायक हैं उनके जो वेतन भत्ते हैं 11 साल के अंतराल के बाद ये बढ़ सकते हैं। जी, बढ़कर कितने से कितने हो जा रहे हैं शरद? देखिए ये जो बेसिक सैलरी है एक विधायक की दिल्ली के अंदर वो भी 12,000 रुपए है, ये बढ़कर 30,000 रुपए हो जाएगी। जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मिलने वाला जो अलाउंस है वो 18,000 से बढ़कर 25,000 हो जाएगा। कन्वेंस के लिए जो 6,000 रुपए मिल रहे हैं वो 10,000 हो जाएंगे। कुल मिलाकर मोटे तौर पर समझें तो हर महीने दिल्ली में अभी एक विधायक को
54,000 रुपए के जो मिल रहे हैं वेतन भत्ते के तौर पर, वो बढ़कर 90,000 रुपए हो जाएंगे एक बार दिल्ली विधानसभा जब प्रस्ताव पास कर देगी उसके बाद में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली में जो विधायक हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, यहाँ उनका अगर वेतन भत्ता 54,000 पर मंथ होता था वो अब बढ़कर 90,000 महीना होने जा रहा है और जल्द ही इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। मुंबई में सांसद नवनीत राणा जमानत मिलने के बाद कल जेल से रिहा हो गई। हालांकि रिहा होते ही उन्होंने लीलावती अस्पताल में भर्ती उनको कराया गया। उनके वकील ने भी शिकायत की थी कि जेल में उनकी तबीयत खराब हो गई थी। नवनीत राणा के पति और विधायक रवि राणा भी जेल से रिहा होते ही सीधे लीलावती अस्पताल पहुंचे। इस दौरान सांसद नवनीत राणा भावुक हो गई। केदारनाथ धाम के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। इस मौके पर पूरे विधि विधान से आज पूजा अर्चना की गई। पूजा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। द्वार खुलते ही करीब 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। आज सुबह 6:26 पर जय केदार के जयकारों के बीच भगवान केदारनाथ के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए, जिसके बाद रावल जो वहां मुख्य पुजारी हैं उन्होंने बाबा की डोली लेकर मंदिर में प्रवेश किया। बाबा की पंचमुखी मूर्ति केदार मंदिर में विराजमान हुई। गौरीकुंड से हजारों की संख्या में श्रद्धालु कल यानी गुरुवार सुबह से ही पैदल यात्रा के लिए निकले हुए थे। केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए भक्तों ने यहाँ करीब 21 किलोमीटर दूरी पैदल अलग अलग तरीके से घोड़े पिट्ठू का सहारा लेकर पूरी की। और आज सुबह जब कपाट खुले तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जय बाबा केदार के जयकारों से वातावरण गूंज उठा था। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। और वक्त तो चला आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है, बताने कि इन खबरों को चैनल पर पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर परिसीमन रिपोर्ट पर सरगर्मियां चुनाव को लेकर बढ़ गई हैं। दूसरी खबर, वाराणसी से जहां ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी पर विवाद हो गया है। तीसरी खबर, अमित शाह गृह मंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि कोरोना खत्म होते ही CAA लागू होगा। चौथी खबर, दिल्ली से जहां अब मांगने पर ही मिलेगी फ्री बिजली यानी सब्सिडी। पांचवी और आखिरी खबर, प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई क्या राजनीति में उनकी दाल गलेगी। ये तमाम खबरें हमने आपको दिखाई।